अवकलन का अनुप्रयोग। जैसा कि छात्रों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सरल रेखा में गति, मतलब क्या किए थे, अवकलन का अनुप्रयोग को हम सरल रेखा में कोई वस्तु किस प्रकार गति करता है, तब उसका वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लिए थे। अब हम देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति मतलब जब किसी वस्तु पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। जब किसी वस्तु पर क्या, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर लगता है, किस वस्तु पर लगता है, जो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, मतलब जो हमारी पृथ्वी की सतह पर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, उसको कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी कोई वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब जब क्या होता है, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना। जैसे हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होता है, ऊपर तो जाता है फेंकने से, हमारे वेग के कारण जितना हमारे पास शक्ति रहता है उससे ऊपर तो जाता है, लेकिन क्या होता है, जब हमारा शक्ति कम हो जाता है तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु कहाँ आता है, पृथ्वी पर वापस नीचे की ओर गिरने लग जाता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तब उसके नीचे जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो जहां पर दिखो गुरुत्व के अधीन गति, तो गुरुत्व के अधीन गति इसमें आएगा जब हम किसी वस्तु या कण को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु ऊपर की ओर, तो वह वस्तु क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। उसके बाद कुछ समय पश्चात वह वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर गिरने लगता है, वापस पृथ्वी की सतह पर गिरने लगता है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तथा वस्तु में नीचे की ओर गिरने के कारण उसमें लगने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल जी से क्या करते हैं,
प्रदर्शित, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा 32 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक देते हैं, फेंकने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, और नीचे की ओर गिरने के कारण उस पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर उस पर वस्तु पर त्वरण कार्य करता है, अब स्वाभाविक है नीचे की ओर गिरेगा, त्वरण कार्य करेगा, त्वरण कार्य करता है तो उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह हुआ उसका मान, किसमें, मीटर के रूप में, है ना, लंबाई के रूप में। अब अगर हम क्या होता है ऊंचाई के रूप में मापते हैं, ऊंचाई को किससे मापा जाता है, मीटर से भी नापते हैं, फुट से भी नाप सकते हैं। तो फुट में नापते हैं तो उसकी ऊंचाई मतलब उसका मात्रक होता है 32 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों मान को हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अब देखो, मान लो क्या होता है, यहाँ पे ये पृथ्वी का क्या है, सतह है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है, ये O है। जब हम वस्तु को क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है, किसी भी मान लो वस्तु या पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है, तो जैसे हम फेंकते हैं तो आकाश की ओर फेंकते हैं तो ऐसे जाता है वो पत्थर, उसके पश्चात क्या होता है, ये पत्थर नीचे की ओर क्या होता है, वापस गिर जाता है। मतलब ये हुआ उसकी प्रारंभिक स्थिति और ये हुआ वस्तु की अंतिम स्थिति। मतलब सबसे पहले हम क्या किए थे, वस्तु को यहां से फेंके थे, मतलब वो प्रारंभिक स्थिति, और जहां लास्ट में गिरा वो क्या हुआ, अंतिम स्थिति। अब इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, देखो, जब वस्तु को हम यहां से फेंकते हैं तो वस्तु कहां तक जाता है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहां तक के पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद स्वतः ही वस्तु क्या हो जाता है, नीचे की ओर, मतलब उसका वेग क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये जो है, ये क्या कहलाता है, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई कहलाता है ना। अधिकतम क्या कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है। तो ये हो गया वस्तु का अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया उसकी प्रारंभिक स्थिति वस्तु की, ये हो गई प्रारंभिक स्थिति, और ये हो गया वस्तु की अंतिम स्थिति, और ये कहलाता है वस्तु की अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि दूरी का मात्रक होता है मीटर, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण का मात्रक होता है, मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चीज याद रखना है ना। अब देखें, हम लोग इसका अवकलन के अनुप्रयोग में गुरुत्वाकर्षण को समझ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब इसके आधार पर हम कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न जैसा कि दिया है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर कहाँ की है, हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, गेंद को फेंकी जाती है। यह सूत्र S = 13.8 t - 4.9 t² के अनुसार गति करती है, जहां S मीटर में तथा t सेकंड में नापे जाते हैं। निम्न को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, दिया है प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं, हम किसी वस्तु को क्या करते हैं,
ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु की दूरी, तय की गई दूरी कितना हुआ s। तो s बराबर कितना दिया है, s बराबर दिया है 13.8t, फिर क्या दिया हुआ है -4.9t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, s इसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाता है। s है वो क्या कहलाता है, वस्तु का तय की गई दूरी है। ठीक है, अब इस पर हमको क्या करना है, इसमें इसके आधार पर प्रश्न है, उसकी गणना करना है। तो सबसे पहले देखते हैं s बराबर 13.8t 4.9t स्क्वायर है, ये इसकी दूरी है, तय की गई दूरी। अतः हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सर्वप्रथम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण या सरल रेखा के प्रश्न आते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हमको क्या करना है, वस्तु की दूरी, वस्तु का वेग और वस्तु का त्वरण ज्ञात होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वस्तु की दूरी हमको ज्ञात है, दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे वस्तु का वेग। तो वस्तु के वेग के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पास वस्तु की दूरी है, वस्तु की जो दूरी दिया रहता है, तो वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका समय के सापेक्ष एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अतः समीकरण ये एक है, समीकरण एक का समय, इसमें समय क्या है t, समय t के सापेक्ष, समीकरण एक का समय t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समय क्या है t है, तो d बाई डी टी किसका, समीकरण एक का, तो ये हो जाएगा s, ds अपॉन डी टी, ये हुआ इज इक्वल टू d बाई डी टी। यहां पर क्या दिया है 13.8t, फिर क्या दिया हुआ है -4.9t स्क्वायर, इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ds अपॉन डी टी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, s बराबर क्या होता है, दूरी। ठीक है, पिछली कक्षा में बताया था मैं, s बराबर दूरी, फिर क्या होता है ds अपॉन डी टी, मतलब उसका एक बार अवकलन करने से ये क्या बन जाता है v। तो v को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग से। फिर क्या बताया था मैं, वेग का पुनः अवकलन करेंगे मतलब dv बाई dt, ये क्या बन जाता है a, जिसको कि क्या बोलते हैं, त्वरण, है ना, त्वरण बोलते हैं। उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे तो d बाई डी टी 13.8 इंटू टी, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, ये हो जाएगा 13.8t, फिर क्या होगा माइनस d बाई डी टी, ये हो जाएगा 4.9t स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी, है ना। किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई डाउट है, नहीं है, 13.8। अब इसका अवकलन करेंगे d बाई डी टी के लिए 13.8 का, तो ये बन जाएगा आपका 13.8, क्योंकि ये दो फलन है, एक और दो, एक t है और एक संख्यात्मक है, तो ये हो जाएगा 13.8 d बाई डी टी, फिर क्या मिलेगा t, ये होगा, फिर उसका एक बार और होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस t d बाई डी टी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 13.8, ये होगा, फिर इसके पश्चात क्या होगा, ये माइनस, इसके नीचे लिख दूं, इसके बाद स्टेप, है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये दिया है 4.9 d बाई डी टी, ये क्या दिया हुआ है t स्क्वेयर, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा t स्क्वेयर d बाई डी टी, ये हो जाएगा 4.9, ये होगा। अब देखो यहां तक कि किसी को डाउट है, ds अपॉन डी टी हुआ, ds अपॉन डी टी मतलब क्या हुआ कि जो दूरी था s हमको दिया है, उस दूरी का हम क्या किए, वेग, मतलब वेग ज्ञात करने के लिए उसका एक बार क्या किए, अवकलन किए, तब वेग प्राप्त होगा।
एक बार अवकलन किए तब हमको क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा। तो वेग प्राप्त करने के लिए हम उसका अवकलन कर दिए, तो ds/dt हो गया। तो ds/dt बराबर क्या कहलाएगा, वेग निकलेगा। तो वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा v से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ds/dt = v लिख सकते हैं। तो इधर भी क्या हो जाएगा, v। अब इसके मान को इधर लेंगे, अब देखो आगे है ना, यहां से क्या हो जाएगा 13.8 d/dt t। तो इसका मान क्या हो जाएगा, v = 13.8, ये हुआ 13.8। उसके बाद क्या दिया है, d/dt t के सापेक्ष अवकलन किया, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फिर क्या हुआ, प्लस लेते हैं t d/dt, यहाँ पर संख्यात्मक मान है, तो संख्यात्मक मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये 0 हो गया। उसके बाद है माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया 4.9, ये हो गया 4.9, ये d/dt t² दिया है। t² का अवकलन क्या होता है, t² का अवकलन क्या होगा, 2t होगा। क्योंकि जैसा कि देख लो एक बार, है ना, जैसे एक सूत्र था हमारे पास d/dx x⁴n, ऐसा फार्मूला है। फार्मूला में क्या होता है, n(x⁻n−1)। उसी प्रकार यहां पर क्या हुआ, d/dt t² है। तो t² का मान इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t की पावर कितना हो जाएगा, n की जगह में 2 - 1, तो क्या मिलेगा, ये 2t, t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2t हो गया। तो उसी के आधार पर इसका मान क्या निकल गया हमारा, 2t। क्लियर है। अब देखो, अब हुआ ये 13.8 माइनस 14.9 इंटू 2 है ना, ये इंटू 2t है। तो 4.9 इंटू 2t = कितना होगा, जल्दी करो गुना, ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2। तो ये क्या हुआ, 9 दूनी 18 का 8, 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो दशमलव लगा है, ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी। क्लियर है इतना। अब उसके पश्चात क्या होगा, ये मिल गया हमको इसका वेग, है ना, ये क्या हो गया, वेग हो गया। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या ज्ञात करेंगे, वेग होने के पश्चात हम इसका त्वरण ज्ञात करेंगे। क्योंकि मैं बताया हूं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सर्वप्रथम हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले उसकी दूरी, वेग और त्वरण का मान हमको ज्ञात होना आवश्यक है। तो ये हुआ वेग। अब इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, इसका त्वरण। अतः समीकरण 2 का जो प्राप्त हुआ हमको समीकरण, उस समीकरण 2 का पुनः समय t के सापेक्ष, पुनः समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह क्या हो जाएगा, dv/dt = d/dt, ये मान मिलेगा d/dt। और v का जो मान है उसको रखेंगे, तो v का मान क्या मिलेगा, 13.8, फिर क्या हो जाएगा, ये -9.8, फिर क्या दिया हुआ है, t, ये मान दिया हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, इसका वेग एवं त्वरण दोनों की हमको क्या करना है, गणना करना है ना। ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब देखिए
यहाँ पर दिया है dv/dt। अब जैसे कि मैं बताया था कि dv/dt को क्या हो गया, उसका एक बार अवकलन और हो गया, वेग का अवकलन हुआ तो क्या बना, वो त्वरण बन गया। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो a इज इक्वल टू, अब उसका मान क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू d/dt दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt, एक ही फलन है 30.8, तो ये 13.8 ये हुआ। फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो ये दो फंक्शन है, एक और दो फलन दिख रहा है, एक टी में है और एक संख्या में है, तो ये हो जाएगा 9.8 d/dt। फिर उसके बाद क्या दिया है t, फिर क्या बनेगा, ये इसको ब्रैकेट में ले लो, तो क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह सामने इसलिए ब्रैकेट में लिए हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका t d/dt 9.8 ये हुआ। ठीक, क्योंकि फार्मूला है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी संख्यात्मक मान या किसी भी मान का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जब दो फलन होते हैं x और क्या y, जब दोनों गुणात्मक के रूप में होते हैं, जब इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन से क्या होता है, ये प्रथम फलन, फिर क्या हो जाएगा d/dx, ये y होगा, फिर क्या होता है प्लस y d/dx, फिर x, ऐसा लेते हैं, पहला फंक्शन रहेगा, उसके बाद दूसरे फंक्शन का अवकलन होता है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन आता है, उसके बाद पहले फंक्शन का क्या होता है, अवकलन होता है। क्लियर है इतना? ठीक, तो उसी के आधार पर हम इसको आगे लेके चले हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू d/dt 13.8 संख्यात्मक मान है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 माइनस 9.8, 9.8 का 9.8 ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा d/dt t, इसका मान कितना हुआ 1, फिर क्या हुआ ये प्लस, उसके बाद दिया है d/dt 9.8 संख्यात्मक मान, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका मान क्या मिल गया, त्वरण का मान a बराबर हो गया माइनस 9.8, ये मिल गया। अब ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि अब इस पर हमको क्या मिल गया, माइनस ऋण चिन्ह लगा है। ऋण चिन्ह जब लगता है तो ये वस्तु क्या बन जाता है, जो भी इसकी दूरी है वो क्या कहलाता है, अचर हो जाता है। ठीक है, ये कैसा मान हो जाएगा, अचर मान कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया। देखिए अब हमारे पास तीनों समीकरण मिल गए। पहला समीकरण क्या हुआ था, जो उसका दूरी था ऐसे, उसको हम पहला समीकरण लिए थे। दूसरा में क्या किए हम, उसका एक बार अवकलन करने के पश्चात उसका क्या निकालें, वेग निकालें, वो हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब उसके बाद हमको क्या मिला, वेग मिला। वेग का हम क्या किए, पुनः एक बार क्या कर दिए, समय के सापेक्ष फिर से अवकलन कर दिए, तो क्या मिल गया हमको, त्वरण मिल गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से हमको उसका दूरी तो दिया हुआ था, वेग और त्वरण दोनों का मान क्या हो गया, मिल गया, है ना। अब इसके आधार पर जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न जो बोल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मान को रख के इसका मतलब मान को रख के इसको ज्ञात करेंगे। तो जैसे अब प्रश्न कह रहा है t बराबर 1 पर वेग, है ना, क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, t बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। t बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वेग। t बराबर 1 पर वेग, तो यहाँ वेग का सूत्र कौन सा है, समीकरण नंबर 2 है वेग में, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अतः वेग बराबर कितना है, v, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 13.8, फिर क्या दिया हुआ है माइनस 9.8, फिर t, ये वेग का समीकरण है। ये है समीकरण नंबर आपका कौन सा है, दूसरा है। तो यहां लिखना है समीकरण 2 में क्या बोल रहा है, t बराबर 1 पर वेग, मतलब t वेग में क्या करना है, ये वेग का मान है ना, तो वेग में हमको क्या करना है, t बराबर कितना रखना है 1। तो समीकरण 2 में t बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, t बराबर 1 रखो, उससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो t बराबर 1 रखेंगे,
समीकरण 1 में t बराबर समीकरण 2 में t बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 13.8, ये दिया हुआ है 13.8, उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस 9.8। अब क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, t के जगह हम क्या रखना है हमको 1, तो 1 के साथ इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा ये 13.8 माइनस कितना हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा 9.8, 1 के साथ गुणा करोगे तो वही होगा। अब इसको घटाते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.8 में 9.8 गया, कितना बचा, कितना बचेगा, 8 में 8 गया 0, ये कितना हुआ 4.0 मिला। तो 4.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब चूंकि ये क्या है, वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, क्या होता है वेग का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड। जैसे कि मैं बताया था वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया वेग का मात्रक निकल गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। अब देखो, अब फिर प्रश्न पुनः क्या कहता है, t बराबर 1 पर त्वरण। फिर क्या होता है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, t बराबर 1 पर किसका मान निकालना है, t बराबर 1 पर त्वरण। t बराबर कितना है, 1 पर क्या निकालना है हमको, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, त्वरण कौन सा समीकरण में है हमारे पास, समीकरण तीसरा त्वरण है, तो त्वरण में t का मान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया, नोट कर लिए। अब देखो t बराबर 1 पर त्वरण, अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारा, क्या समीकरण था, समीकरण नंबर 3, a इज इक्वल टू माइनस 9.8, यही था, है ना। ये हमारा प्रश्न के आधार पे है 9.8, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे, t का मान है तो यहाँ पर t बराबर 1 रखना है। तो a में क्या होगा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 है, तो समीकरण 3 में t बराबर 1 रखने पर, देखो अब यहाँ पर t दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमको मान कैसे रखेंगे, 3 का मान नहीं है मतलब कुछ नहीं रख सकते उसकी जगह में, मतलब वहां पर हम ये मान चलेंगे कि इसका भी मान 1 से ही गुणा करो तो 1 ही आएगा। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस 9.8, मतलब ये हर समय ये क्या होगा, इसका मान चाहे ये 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, जब t का मान नहीं दिया है तो ये क्या रहेगा, इसका मान ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हो जाएगा त्वरण इसका माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कहलाएगा इसका त्वरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके पश्चात ये कहता है कि गेंद के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न कहता है अब गेंद को जब ऊपर फेंके हैं तो गेंद के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो अतः प्रश्नानुसार गेंद के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, है ना, अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना। ये मान लो क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो
तो ये ऊपर फेंकेंगे, लेकिन जैसे ही गेंद के गुरुत्वाकर्षण कारण गेंद क्या होता है, नीचे की ओर वापस पुनः गिर जाता है। मतलब जो प्रारंभिक स्थिति रहता है उसी अंतिम स्थिति ये हो गया, ये प्रारंभिक स्थिति हो गया। अब क्या होता है, गेंद को हम क्या होता है पूरी ताकत से मतलब वेग से फेंकते हैं। जिस वेग से गेंद जाता है तो गेंद का अधिकतम ऊंचाई कौन सा होगा, ये वो स्थान होगा अधिकतम ऊंचाई जब क्या होता है गेंद को हम क्या करते हैं पूरे वेग से फेंके हैं, यहां तक जाने के पश्चात, है ना, यहां तक जाने के पश्चात गेंद क्या होता है वापस इस पृथ्वी की सतह पर वापस गिर जाता है ना। वापस गिर गया मतलब सबसे मेन ऊंचाई क्या हुआ इसका, यहाँ पर मेन ऊंचाई हुआ सबसे ऊपर। अब देखो इस पर वेग का मान कितना होगा, यहाँ पर वेग का मान होता है, वेग ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब वेग ऊपर की ओर जाता है तब कहां तक जाता है, यहाँ तक वेग जाता है पूरे पावर के साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ देर के लिए यहाँ पर क्या होता है वो रुकता है, क्योंकि ऊपर जाने का वेग नहीं है तो ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा रुकता है, जो क्या होता है उसका सबसे अधिकतम ऊंचाई होता है। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी की दिशा में गिर जाता है। तो इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, ये होगा इसका अधिकतम ऊंचाई, ये हो गया इसका अधिकतम ऊंचाई। और अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो गया, पूरा अंतिम छोर रहता है ये वेग का, उसके बाद नीचे हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वेग का मान क्या हो जाता है हमेशा शून्य हो जाता है। तो जब भी प्रश्न में आएगा कि इसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अधिकतम वेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो v बराबर 0 रख देंगे। तो अतः वेग का मान कौन से समीकरण में है, समीकरण 2 में है। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहलाता है, वेग। v इज इक्वल टू कितना था समीकरण 2 में, v इज इक्वल टू क्या लिखे हैं 30.8 माइनस 9.8t, ये था इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, v का मान अधिकतम ऊंचाई कारण v बराबर क्या रखने पर, शून्य रखने पर, v बराबर क्या रखने पर, शून्य रखने पर इसको सॉल्व करेंगे। तो v बराबर शून्य रखेंगे तो क्या होगा, v के जगह हम 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 0 रख दिए, इज इक्वल टू कितना हो गया 13.8, फिर ये क्या हुआ माइनस 9.8 और ये हो गया t। क्लियर है इतना, 9.8t। अब देखो उसको हम क्या करें, जो शून्य इधर है उसको उधर भी रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 0 इज इक्वल टू 13.8, ये 0 कहां से आया, v का मान रखे हैं, v का वेग कुछ शून्य माने हैं, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया, शून्य हो गया, इसलिए शून्य इज इक्वल टू 13.8 माइनस 9.8 क्या दिया हुआ है, t, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देते, ये ऋणात्मक है, इसको इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू, ये कितना 9.8 t भी है साथ में, ये हो गया t इज इक्वल टू 13 कितना दिया है 8, ये वैल्यू दिया है। अब क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.8 अपॉन कितना हो जाएगा 9.8, ये मान मिला है। ये किसका मान मिला हमको, t का मान ज्ञात हुआ है ना, ये t का मान ज्ञात हुआ है। अतः इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अतः समीकरण 4 से t का मान, समीकरण 4 से t का मान समीकरण 1 में, समीकरण किस में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, s इज इक्वल टू क्या मान था, s इज इक्वल टू 13.8, फिर क्या था, s का मान क्या दिया था 13.8t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये वैल्यू दिया था हमको। अब इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, t के मान को रख देते हैं, जैसा कि यहाँ बोला हुआ है। अतः समीकरण 4 से t का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, s को हम समीकरण 1 दिए थे दूरी को, इसमें मान रख दो तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 13.8, ये हो गया 13.8, t
का मान कितना मिला है 13.8 अपॉन कितना दिया हुआ है 9.8। क्लियर है इतना, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ माइनस 4.9, उसके बाद टी का मान फिर मिलेगा, यहाँ टी का मान रख दो 13.8 अपॉन कितना है 9.8, इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। क्लियर है, तो नोट कर लो। अब देखो s इज इक्वल टू क्या दिया है 13.8 इंटू 13.8 अपॉन 9.8 है। यहां पर देखो इन दोनों की जगह में यहाँ पर 30.8 इंटू 13.8 इन दोनों का क्या है गुणा है, गुणा होने के कारण ये क्या हो जाएगा 13.8 का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13.8 का स्क्वायर अपॉन 9.8, क्योंकि ये दोनों गुणा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। फिर हुआ क्या माइनस यहां दिया हुआ है 4.9, यहां पर क्या हो जाएगा 13.8 अपॉन 9.8 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना, तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से हमको क्या मिला 13.8 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हुआ 9.8, ये दिया हुआ है। यहां देखो क्या है माइनस 4.9 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4.9 इंटू कितना है 13.8 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 9.8 इंटू 9.8, इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है 4.9 और 9.8 कैंसिल हो रहा है, ये 1 और ये 9.8 किस में हो रहा है 2 में हो रहा है कैंसिल। तो ये इसको ध्यान से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 13.8 अपॉन क्या हो जाएगा ये 9.8, जहां क्या दिया हुआ है 30.8 का क्या है स्क्वायर है, फिर क्या मिलेगा माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 13.8 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8। क्लियर है इतना, है ना। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 13.8 का स्क्वायर है, यहाँ भी 13.8 का स्क्वायर है, तो कॉमन हो जाएगा 13.8 का स्क्वायर, 9.8 है 9.8 है, कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 13.8 का होल स्क्वायर अपॉन 9.8, इसको क्या कर देते हैं कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो यहाँ 13.8 का होल स्क्वायर और 9.8 ये कॉमन हो गया। कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा ब्रैकेट में हमको, ये पूरा का पूरा निकल गया, मतलब क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। उसके बाद यहाँ पर है 13.8 का स्क्वायर, फिर क्या निकाले हैं 9.8, इसको कॉमन किए ना, तो यहाँ कौन सा कॉमन हो जाएगा 13.8 स्क्वायर अपॉन 9.8, ये बाहर निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ 1/2 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, ये मिला हमको। ठीक, अब देखो अब देखो यहाँ क्या मिलेगा 13.8 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 9.8, यहाँ ब्रैकेट में क्या मिला 1 माइनस 1/2, ये मिला है 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13.8 का होल स्क्वायर अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 1/2, ये मिलेगा। सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा ये 13.8 का होल स्क्वायर
अपॉन कितना हुआ 9.8, इसका मान क्या होगा 2 में 1 गया 1/2 इंटू क्या मिलेगा 1/2। अब हम इसको क्या करते हैं गणितीय पद्धति से सॉल्व करेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में गुणा भाग करते हैं उस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 9.71 और 6 ये मान आएगा। तो ये मान हम किसके रूप में निकाल रहे हैं, ऊंचाई या दूरी के रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आएगा मीटर, है ना। इसको सॉल्व करके देख लेना 9.716 मीटर, क्लियर है, ठीक है, 9.716 मीटर आएगा। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक। तो आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इस प्रश्न के पश्चात हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, है ना। प्रश्न कहता है एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। सेम कंडीशन है कि गेंद को हम क्या कर रहे हैं ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तब गेंद क्या होता है t सेकंड के पश्चात ये इस पर क्या होता है कि कुछ दूरी तय करता है। तो जो दूरी तय करता है उसका समीकरण है h = दिया है, प्रश्न में क्या किया है दिया है h = 18t - 16t²। ये हमारा क्या है प्रश्न है, इसका मान दिया है। तो हम इस पर क्या करेंगे, ये क्या हो गया, गेंद को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो गेंद क्या करता है इतनी ऊंचाई तक दूरी तय करता है। अब हमको क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया दूरी हो गया, दूरी के आधार पर ऊंचाई दूरी लगभग सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इस गेंद का क्या निकालेंगे कि जब हम जो फेंके हैं उसका वेग, है ना। अतः इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा वेग का मान मिलेगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किए क्या हो जाएगा ये d/dt, किसका समीकरण 1 का, ये हुआ h = d/dt, ये क्या हुआ 80t, फिर क्या हुआ -16t²। इसको सॉल्व करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई था, अब ये क्या प्राप्त होगा हमको इसका वेग v। तो v के लिए क्या हो जाएगा ये 18, फिर क्या हो जाएगा d/dt, फिर क्या मिलेगा t, फिर क्या हो जाएगा प्लस t d/dt 80, फिर क्या हो जाएगा -16d/dt, फिर क्या मिलेगा t²। इसके बाद के स्टेप में नीचे लिख देता हूं, है ना। ये क्या हो जाएगा उसके बाद t² प्लस t² d/dt, ये हो जाएगा 16, ये मान मिलेगा। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v = 18d/dt, t है तो इसका मान कितना आ जाएगा केवल 80 होगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस t d/dt, 80 दिया हुआ है, 80 देने के कारण क्या होगा संख्यात्मक मान कारण इसका मान कितना हो जाएगा 0 होगा। उसके बाद इसको 0 हो गया तो इसलिए इस मान को क्या करते हैं हम नहीं लिखते हैं। फिर ये हुआ माइनस, फिर क्या हो गया माइनस, ये हुआ 16
डी बाई डी टी टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू टी स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2t मिलेगा, उसके पश्चात टी स्क्वायर डी बाई डी टी 16 संख्या आ गया, इसलिए ये मान कितना हो जाएगा 0। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा 18 माइनस 16 इंटू 2 कितना हुआ 32t, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, ऊंचाई इसका दिया हुआ था, अब ऊंचाई के आधार पर हम क्या निकाल लिए, इसका वेग की गणना कर लिए। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यह जमीन पर 5 सेकंड के बाद पहुंचती है। प्रश्नानुसार सिद्ध करना है कि यह पृथ्वी की सतह पर 5 सेकंड पश्चात क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर 5 सेकंड पश्चात पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर क्या सिद्ध करना है कि यह पृथ्वी की सतह पर 5 सेकंड पश्चात पहुंचती है, तो 5 सेकंड पश्चात पहुंचेगा, उसके लिए लेंगे हम समीकरण 1 में h बराबर, समीकरण 1 में h इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0 लेने पर, समीकरण 1 में h बराबर 0 लेने पर हम मान रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा था h इज इक्वल टू 18t माइनस 16t स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 था। ठीक है, अब इसमें h बराबर हम क्या करें, 0 ले लेते हैं, तो h इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ 0 इज इक्वल टू 80t माइनस 16t स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाला को इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर इज इक्वल टू 80t, ये हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, एक t कैंसल, तो एक t यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पर 16t इज इक्वल टू 18, ये बचा। अब क्या करेंगे, t का मान क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 18, अब ये जो साथ में वो कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो t बराबर कितना मिलेगा, 16 से भाग दो 80 को, कितना आएगा 16 पंच 80, 5 बार में जाएगा, मतलब t का मान कितना हो गया 5। हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, जैसा कि दिया है ना यहाँ देखो प्रश्नानुसार, सिद्ध करना है कि यह पृथ्वी की सतह पर 5 सेकंड पश्चात पहुंचती है, तो t मतलब क्या हुआ, समय, 5 सेकंड आ गया, तो यह पृथ्वी की सतह पर कितने समय पश्चात पहुंचेगी, 5 सेकंड पश्चात, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा, आप आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम इसके लिए आपको दूरी, उसके बाद वेग और उसके बाद त्वरण, इसका मान निकालना है, और आगे के जो जो प्रश्न अनुसार कहे जाते हैं उसके अनुसार आपको इसको क्या करते जाना है, मान को रखते जाना है। धन्यवाद।